बात करते हैं पाकिस्तान के एक बड़े अहम मसले की। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक तो सभी आगाह हैं, मगर इसमें कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। और अगर अहम तरीन मसले का जिक्र करें तो इसमें मईशत ख़ास तौर पर वो मसला है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सका है और मुल्क की खारजा पॉलिसी को भी खुद मुख्ताराना तरीके से आगे बढ़ाना अब हमारे लिए मुश्किल हो गया। मुल्क के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि IMF ने हमें आड़े हाथों लिया है, दाखिली समाजी और माशी अदम मसावात बढ़ रही है, लोगों में मायूसी फैल रही है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को दरपेश बड़े मुआशी मसाइल हैं क्या, और क्या पाकिस्तान के पास उनका हल है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स यानी कि पाइड के तलबा और तालिबात मौजूद हैं, PhD कर रहे हैं, MPhil रिसर्च फेलोज़ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ पाइड से ही रिलेटेड दो बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं जो कि हमें इस हवाले से गाइड करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी महमूद खालिद साहब जो कि माहिर माशियात हैं, और सद्दाम हुसैन साहब, आप भी माहिर माशियात हैं, आप दोनों का ताल्लुक भी पाइड से है, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये हमें समझाएंगे कि मसाइल हैं क्या और उन मसाइल का हल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो अगर हम आप लोगों से बुनियादी जो है वो कुछ बात कर लें, फिर हम इन स्टूडेंट्स की तरफ भी जाएंगे और इनके भी हम ख्यालात से आगाही लेंगे कि भाई सोल्यूशन है क्या। इनका ताल्लुक डिफरेंट डोमेन से है, कोई टैक्सेस के ऊपर काम कर रहा है, कोई जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारे वो डोमेन्स हैं जो हमें फाइनेंस मिनिस्टरों की तकारीर में अक्सर ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन हल इन लोगों से पूछा जाएगा। महमूद साहब आपकी तरफ आते हैं। बेसिक अगर हम बात करें, बुनियादी और आसान अल्फाज में हम इसको समझाएंगे, टॉप 5 इश्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हैं? देखें, सबसे पहले मईशत को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि हम आम तौर पर जो हमारे असरात हैं उनको प्रॉब्लम के तौर पे ले लेते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा माशी मसला कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का या हमारे पास ज़र मुबादला का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या हम कहते हैं कि इस मुल्क में टैक्स बहुत कम जो उनसे हैं वो पे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन हम इकोनॉमिस्ट के तौर पर इसको असरात के तौर पे लेते हैं, और जो असल इसके मुहर्रक हैं जिनकी वजह से हम इन चीज़ों तक पहुँचते हैं, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में बात करना और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर्जे को किस में डालते हैं क्विकली, कॉज में या इफेक्ट में? कर्जा भी मैं समझता हूँ कि ये आउटकम है या इफेक्ट है कोई चीज़ का जो आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो बुनियादी इश्यूज हमारे कुछ और हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अगर गाइड करें हमें। अब अगर आप उसमें पाइड जैसे इदारों का देखें कंसर्न, तो वो ये है कि हमारे जो इन तमाम माशी मसलों का असल मुहर्रक है वो हमारी, आप इसको बद इंतज़ामी या गवर्नेंस को हम एक ब्रॉड टर्म में कहते हैं, लेकिन जब हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसमें मसला है। इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट की ओवरऑल मैकेनिज़्म है कि जिसके तहत हम बहुत सारे शोबों को ओवरसी करते हैं या उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उन रेगुलेशंस के अंदर प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमारी जो मईशत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी जो पैदावारी सलाहियत है जिसको हम प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं, उसके ऊपर हम तवज्जो बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट या हमारे पास जो ज़्यादा मौक़े हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, लोगों को जॉब्स देने के हवाले से, वो बहुत कम आ जाते हैं। तो अगर आप मुझसे कैटेगोरिकली पूछें तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा बेसिक फुकदान है कि हमारा जो एक ओवरऑल गवर्नमेंट का सिस्टम है थ्रू विच, जिसके तहत हम ये तमाम पॉलिसीज़ बनाते हैं या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि हम किस साइड पे जाना चाहते हैं और किस तरीके से चीज़ों को। चलें जी, आप बताइए कि क्या इश्यूज़ हैं मेनली। मेरे हवाले से तो जो हमारी रिसर्च हो रही है एट पाइड, रिफॉर्म एजेंडा लिखा है, चार्टर ऑफ इकॉनमी, उसमें हमने इसी चीज़ों को हाईलाइट किया है। जो दो बुनियादी मैं समझता हूँ, एक स्लज है, एक अनसर्टेनिटी। स्लज है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन, आप बिल जमा कराने जाएँ, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएँ, इतने स्टेप्स हैं, अटेस्टेशन चाहिए 18 ग्रेड के अफसर से, 17 ग्रेड के अफसर से, फिर उसको दुकान खोलने जाएँ NOC चाहिए, बिज़नेस आप करें इतने NOCs, इतने ऑफिस के चक्कर, इतने राउंड्स, तो वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। फिर वो कहें यार इसमें तो इतना, तो यानी कि वो डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से, प्रोसेस से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सो दे अवॉइड दैट एंड वो किसी अच्छी जगह पे फिर आउट ऑफ द कंट्री या किसी और बिजनेस में। सेकंड इज़ अनसर्टेनिटी। हमारी पाइड की रिसर्च थी, वी विजिटेड इंडस्ट्री, जो उनको जो भी इंसेंटिव मैकेनिज्म है वो कह रहे हैं यार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ
अनसर्टेनिटी हटा दें, सर्टेनिटी दे दें एटलीस्ट फॉर 8 ईयर्स, मैक्सिमम फॉर 15 ईयर्स, ताकि हमें पता हो कि 8 साल में हमारे ये इंसेंटिव मैकेनिज्म है एंड देन वी कैन डू थिंग्स ऑन आवर ओन। अगर हमें पता तो एक फ्रेमवर्क क्या है फॉर 8 ईयर्स। सो इन्होंने जो बात की प्रोडक्टिविटी में हुकूमत ने कुछ नहीं करना है, 1 रुपया नहीं जाना, सिर्फ फ्रेमवर्क इंसेंटिव मैकेनिज्म को आप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज़रा उसको तो ये कुछ नहीं करना और सिर्फ ये करना है। ये बात हमारे जो बड़े बड़े जो लोग हमारे फाइनेंस की जो पोजीशन संभाले हुए होते हैं उनको नहीं पता या उनको नहीं समझ में आती? उनको आती होगी, मगर उनके और भी प्रेफरेंसेस है, प्रायोरिटीज़, शायद उनको कुछ और चीज़ें दिख रही होती हैं जो हमें नहीं दिख रही होती हैं। या ऐसा हो सकता है कि easier said than done वाली चीज़ है कि हमने कह तो बड़े आराम से दिया, मैं भी कह दूं भैया आप अपना वो फ्री फ्लोट ना करें और वगैरह वगैरह, 4 चीज़ें मैंने कर दी बड़ी फैंसी टर्म्स बोल के, लेकिन जिसने करना है उसने फिर ये भी देखना है कि हमने ये करना है तो इसके साथ ये 4 चीज़ें अटैच हैं, ये भी बैठ जाएंगी, तो वो क्या हैविंग मतलब वो जिसको कहते हैं easier said than done वाली चीज़ है। थोड़ा सा इसको और आगे भी बढ़ाऊं सिर्फ एक चीज़ के लिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ज़्यादा केपेबल होते हैं या हमारे मुल्क के टॉप इकोनॉमिस्ट्स, कौन ज़्यादा केपेबल है इसमें? मैं अगर आप आवाम की नुमाइंदगी के हवाले से सोचें, कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, नुमाइंदगी कैपेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता उसका लेकिन उसमें मैं उसी नुमाइंदा तो मुझे भी बना देगी आवाम। देखें जो मिनिस्टर होता है उसकी कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती, वो आवाम का नुमाइंदा है, वो वहाँ पे मौजूद है। सो इट मींस कि किसी गाड़ी को कैसे चलाना है वो एक ड्राइवर ज़्यादा बेहतर तौर पे जानता है जिसका ये प्रॉपर काम हो। हाँ, लेकिन जो उसमें मकसद है कि आप पूरे जो एक सेटअप है, देखें मिनिस्टर, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क में कि हम हमेशा एक फ़र्द की तरफ उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और फिर हम उसको उस तरह सपोर्ट भी नहीं करते जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं अब दोबारा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की आप मिसाल ले रहे हैं, अब देखें फाइनेंस मिनिस्टर से नीचे एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें हम हमारे पास प्लानिंग कमीशन है पूरा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने सिर्फ एक अपना जो मैनिफेस्टो या वो नुकात जो उसने अवाम की तरफ से नुमाइंदगी के तौर पे उनके ला के बताने कि हमें आइंदा की डायरेक्शन। तो क्या हम ये कह सकते हैं सद्दाम साहब कि ये जितने इदारे हैं जो प्लानिंग कमीशन ये वो भाई बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान के फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के मामलात को देख रहे हैं, 70 साल से तो हम माशी मुश्किलात से नहीं निकले, तो ये सारे इदारे, इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में, 2 और 2 4 वाले अल्फाज में, ये सारे इदारे फेल हो रहे हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम है वो स्पेस का है, जो और मुल्कों में नहीं होता है। हमारे और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में स्पेस शायद है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं, दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं, दोनों मिलके काम करें। ये हमारे यहाँ शायद नहीं तो वो दूरी है जो कि हमारी वजह हमारी मजबूरी है। बिल्कुल सही है। आप लोगों की तरफ दूरी हम नहीं रखेंगे, हम आपकी तरफ आएंगे डायरेक्टली और आप लोगों से जानेंगे आपके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत के जो की प्रॉब्लम्स हैं या जो मुश्किलात हैं वो आपको क्या लगता है क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि हमारी तकरीबन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 62% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है और मोर देन 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है पाकिस्तान की, और 22% आलमोस्ट हम जीडीपी पे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो सस्टेन नहीं है। उसमें अब डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। उसमें आपका इरिगेशन सिस्टम है, उसमें आपका इंडस्ट्री सिस्टम भी आ जाता है जिसमें हमें पेस्टिसाइड चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। किसी एक फैक्टर के डिसेबल होने की वजह से एग्रीकल्चर का सेक्टर उस पूरे एक साल में डिसेबल हो जाता है। बिल्कुल सही। और वो जो एक रिटर्न आउटकम देना होता है उस सेक्टर ने, वो उस साल में नहीं देता, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब और मजीद भी आप लोगों से पूछते हैं, बताइए आप लोगों के ख्याल में और क्या इश्यूज हैं ऐसे जो कि हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम में लेकर आते हैं? प्रॉब्लम्स तो डिस्कस हुए और एग्रीकल्चर की भी बात हुई और हम फाइनेंस मिनिस्टर्स की और पॉलिसी मेकर्स की भी बात हुई। तो ओवर द पीरियड ऑफ 50 और यू कैन से 70 ईयर्स अगर हम देखें तो जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच दे रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है आम आवाम को, तो उसमें जो वो मेजर मसले बताता है वो ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स वही होते हैं, सेम है, हाँ। सेम के सेम है, उसकी वो सॉल्व नहीं हुए। और अगर हम स्पेसिफिकली टैक्स पॉलिसी की बात करें तो हमारा टैक्स पॉलिसी इज़ नॉट वेल डिज़ाइंड। तो उसका टारगेट हमेशा ये रहता है कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है या हमने अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। हमारी टैक्स पॉलिसी का मकसद कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट इशू नहीं होता। हमारा जो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी या स्पेसिफिकली टैक्स पॉलिसी का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये चीज़ है कि हमने
ऐसे कौन से इंसेंटिव देने हैं कि जो आम आवाम को कर सके, एमनेस्टी टैक्स देने की तरफ माइल करें। एमनेस्टियां दे देते हैं, एमनेस्टी स्कीम होती है, बिल्कुल वो एक इंसेंटिव है। बिल्कुल, तो उसकी तरफ करें। एनीवन एल्स? जी, आई एम शगुफ्ता है और मैं PhD कर रही हूँ पाइट से। मैं बात करना चाहूँगी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। हमारी इकॉनमी जो है वो मोर देन 70% बेस करती है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और क्योंकि हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन एजेंडा को, तो उससे मेरे ख्याल में हम लोग अपनी इनफॉर्मल इकॉनमी को हर्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है हमारी बहुत सी पॉपुलेशन बेस कर रही है। मतलब कागजात ना हो, सब चलता रहे, ये कह रही हैं आप? मैं ये नहीं कहती कि हम इनफॉर्मल इकॉनमी को जो है वो एज इट इज़ चलने दें, लेकिन हमें ऐसा जो है वो फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि हम उसको ग्रेजुअली फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर आएँ, बजाय इसके कि उसको बिल्कुल ही डिस्करेज कर दिया जाए। मेरा जो मेन मकसद है बात करने का इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये है कि जब आपकी मोर देन 70% इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल है, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और एडवांस आप उसको डिजिटल या उसको पेपर इकॉनमी पे नहीं ला सकते। आप उसको नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि ये तो आपकी एक तरह से थ्रेट होगी आपकी पॉपुलेशन की। जो बेसिक नीड्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते। आप एकदम से उनके लिए, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उनको उनकी बेसिक नीड्स। वो सोल्यूशन कौन देगा? वो सोल्यूशन आप लोग देंगे ना। मेरा क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर है। जो मतलब पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और उसको मैं रिलेट करूँगा इन्वेस्टमेंट के साथ जो ना। अच्छा। तो पाकिस्तान में जो है स्पेशली इस्लामाबाद में हर दूसरे तीसरे महीने जो है ना कोई निकला होता है रोड बंद, कोई धरना, कोई रोड बंद, हाँ, कोई हड़ताल। तो पाइट पे इस रिपोर्ट आई थी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इकनॉमिक कास्ट जो है GDP का 2 से 3% पर ईयर हैं। तो ये जो निकल रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होगी ना, उन तक रिपोर्ट नहीं पहुंची होगी। मेरा तो भी एक सवाल है बड़ा। मेरा सवाल ये है कि मतलब इसके ऊपर जो है ना सीरियस कंसर्न लेने चाहिए, स्पेशली इस्लामाबाद जो या बाकी जो प्रोविजनल कैपिटल है उस पर पॉलिटिकल। तो किसको कंसर्न लेना चाहिए? कंसर्न अथॉरिटी जो हमारी है, गवर्नमेंट है या जो बाकी इदारे उसको डील कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि वो जो धरने वरने का आप जिक्र कर रहे हैं, या जो भी है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, थोड़े दिन बाद कोई ना कोई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी जो है वो हुकूमतों की टर्म से भी रिलेटेड होती है। जी। मतलब 5 साल पूरे हुए, इलेक्शन हुआ, अगले 5 साल के लिए हुकूमत आई, फिर 5 साल, तो बाहर के इन्वेस्टर को तो कम से कम ये पता है कि अभी ये हुकूमत है, इलेक्शन आएंगे तो यही पॉलिसी इनकी रहेगी। तो वो जो जल्दी जल्दी तब्दीलियां हैं, मतलब 2 साल बाद, ये भी क्या हर्ट करती है आपको लगता है इकोनॉमी को? जी बिल्कुल, ये भी हर्ट करती है। और रिसेंटली भी हमने ऑब्जर्व किया कि IMF का प्रोग्राम आने वाला था, तकरीबन 2-3 महीने तक वो लेट रहा। वो मई या जून में आना था, लेकिन अभी तक ये पिछले मंथ आ गया ना। तो ये वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी ना, इनको कंसीडर करके फिर वो कदम उठाते हैं। और मैं ये शार्ट कहूँगा कि मतलब इन्वेस्टमेंट की जो मिसाल है वो परिंदे की तरह हैं, जहाँ पे अमन होता है वहाँ पे ये स्टे कर लेते हैं। वाह 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 वाह, इन्वेस्टर जो है परिंदे की मानी। अच्छा, IMF की बात की। ये IMF जो है ये एक बहुत बड़ा एक क्या है जो है वो इदारा है। तो अब छेड़ना भी होता है ना नाज़रीन, इनको छेड़ना भी होता है, तंग भी करना होता है। बहुत बड़ा इदारा है जो कि दुनिया के मुल्कों को आसान एक साथ में कर्जे देता है। आसान एक साथ में कह रहे हैं या मुश्किल एक साथ में कह रहे हैं। हम IMF के पास जाएं या ना जाएं, या IMF दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये तो जरा समझाइए, IMF के पास जाना हमारे लिए फायदेमंद होता है या नहीं, और दुनिया में कौन सा ऐसा कोई मुल्क है जिसको IMF ने बेहतरीन जन्नत बना दिया हो? देखें, IMF के जाने ना जाने से पहले, जिससे आपने कहा पहले कि ये एक इदारा है, और ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी, उसके बाद कुछ इदारे क्रिएट किए गए, तो उसमें से एक इदारा था। और इसका बेसिक मकसद ये था कि जिस मुल्क में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा तो ये वक्ती तौर पर वहाँ पे अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि फिर जैसा मैंने पहले आपसे कहा ना कि हमारी जो ज़्यादा तवज्जो होती है वो आउटकम पर है और प्रोसेस को हम भूल जाते हैं। सिर्फ ज़र मुबादला की कमी मसला नहीं है, समझने की ये ज़रूरत है कि अगर वो ज़र मुबादला कम था या हम उस तरह नहीं अपना ट्रेड बैलेंस कायम कर पा रहे, तो ये फ्यूचर में किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब अब IMF के पास जाते हैं तो उसमें इमीडिएट जो हमारा मकसद होता है वो सिर्फ ये, जिस तरह पेन रिलीफ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में जो वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते हैं वो उस मसले का हल नहीं होता। फिर भी वो प्रिस्क्रिप्शन भी हल नहीं होता, वो प्रिस्क्रिप्शन भी हल नहीं है, क्योंकि उनका भी जो ज़्यादा फोकस है वो आउटकम्स के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर। वो भी पेबैक
जारी बात है, वो क्रेडिटर हैं, उन्होंने आपको कर्जा दिया है, वो चाहते हैं कि जी हमें वापस मिले। लेकिन अब जो फिर बात समझने वाली है कि जब तक हम इन सारे मसलों की असल रूट कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक मिसाल मुझे अगर कोई दे दें कि दुनिया में कोई ऐसे 2-3 मुल्कों की मिसाल दे दें कि भाई ये मुल्क थे जिन्होंने IMF से कर्जा लिया 1-2 मरतबा, उसके बाद जो है वो अब कभी भी नहीं लेते, कोई शायद इजिप्ट, बांग्लादेश में। मैं दोबारा कहूँगा कि इजिप्ट तो तबाह कहते हैं, हो गया था बेचारा बिल्कुल। कर्जा लेना जो उनसे है वो मसले का हल नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया वो ज़्यादा, जैसे हमारे नेबर हैं, इंडियन इकॉनमी की आप मिसाल ले लें, उन्होंने IMF के पास इसी तरह जाना शुरू किया जिस तरह पाकिस्तान जाता था, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि अब हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ताकि हम ये बार बार IMF के पास जाना जो एक हल के तौर पे हम लेते हैं वो ना कर सकें। सही है। तो हमारे केस में भी अब उनकी तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं वो आप चाहें या ना चाहें, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के हवाले से वही आपका प्रिस्क्रिप्शन तो वही होती है ना कि आप रेट्स बढ़ाएं, सब्सिडीज खत्म करें, टैक्स ज़्यादा करें और हाँ, लेकिन अब हमें अब इसको बैठ के सोचना है कि अगर हमारी सब्सिडीज जो सी हैं वो हम दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम IMF का प्रोग्राम ले लें और IMF हमें कुछ शराइत बताता है तो हमारी टीम्स को यहाँ से कितना केपेबल लोगों की टीम्स को जाना चाहिए कि वो नेगोशिएट कर सके। कुछ टीम्स होती हैं जो उनकी एज इट इज़ शराइत मान के वापस आ जाती हैं, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो उनको कह देती हैं कि आपको इतने पैसे चाहिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब वो चाहे हम अपने टैक्सेस से जनरेट करें, चाहे हम उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद ओवर द बोर्ड चले जाएं और हमारे पास बहुत जमा हो जाए और उसको फिर हम सब्सिडाइज जो रकम होती है उसमें इस्तेमाल करें। मतलब नेगोशिएशन कितनी ज़रूरी है IMF के साथ डील करते हुए। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इसमें देखें आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत काउंट करती है। हाँ। आप अगर एक कर्जे देने वाले के पास बार बार जा रहे हैं और तो आप फोन भी करें तो वो कहते अब तो ये मांगने आ गए ये तो साथ अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ज़्यादा बड़ा भी हमारा 23वां प्रोग्राम है, इनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम हैं कि जो हमने बीच में छोड़ दिए। अब आप अगर दोबारा उनके पास जा रहे हैं और उनको भी पता है कि आपकी इकॉनमी के अंदर ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दाम साहब आपका टेक मैं चाहूँगा इसके ऊपर कि हम हमेशा जो है वो रोना रोते रहते हैं, कोई तरीका है IMF से? शॉर्ट रन इज़ ओके, आपकी मजबूरी होती है, लॉन्ग रन में ये कुछ नहीं आप देते। जिस तरह सर ने कहा इट गिव्स यू अ ब्रीथिंग स्पेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितना हमें IMF से मिलता है उतना रेवेन्यू एक हॉलीवुड की जो मूवी उसका होता है। सो वी शुड फोकस ऑन दीज टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शंस। तो ये वाकई ऐसा होता है वो जो कहते हैं IMF के आगे हमने अपने आप को बेच दिया, हमने अपने आप को गिरवी रख दिया, वगैरह वगैरह जो इस तरह के बयान आते हैं। अब आपके पास एक निगोशिएटिंग स्पेस होता है, सो वो आपकी हालत जितनी ख़राब होगी वो स्पेस वुड बी श्रिंक एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपके पास स्पेस हो ज़्यादा, इतनी हालत ख़राब नहीं है, फिर अब आपका स्पेस भी ज़्यादा। तो हमारी तो हालत हर 4-5 साल बाद ख़राब हो जाती है और हर पिछला वाला आके अगले के बारे में कहता है कि इसने डिफॉल्ट के करीब हमें ले गया, हमें ये डिफॉल्ट हो रहा है। 2018 में भी हम ये सुन रहे थे, अभी दोबारा भी हम ये सुन रहे हैं। वजह यही है कि जब वो ट्रांश आता है तो हम पेमेंट शेमेंट करके ईजी हो जाते हैं। जो रूट कॉज है जिस सर ने बताया उस पर हमारी कोई नहीं होती, हम नहीं। लेकिन ये कितना सच होता है एक्चुअल, मतलब ना उसमें हम देखें, एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना, वो तो हर तरफ से चलती हैं, लेकिन ये कितनी हकीकत इसमें है कि पाकिस्तान इतने सालों बाद हर वक्त डिफॉल्ट की तरफ पहुंच जाता है और हम कहते हैं बस अब हम गए और अब हम गए। डिफॉल्ट तो खैर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। डिफॉल्ट इतनी आसान चीज़ भी नहीं है और पाकिस्तान की हालत उस तरह नहीं, और इतनी आसानी से हो भी नहीं जाता मुल्क। हाँ, जितनी आसानी से सियासतदान कहते हैं। हाँ, हो भी नहीं जाता, कुछ लोग कुछ होने भी नहीं देंगे। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट होने तो इन द शॉर्ट टर्म मैं नहीं देखता ये डिफ़ॉल्ट होने का कोई सीन है, बट इन द लॉन्गर टर्म हाँ ऑब्वियसली श्रीलंका बन सकते हैं ना हम। शॉर्ट टर्म आई डोंट थिंक सो। हाँ, बट अगर ये इसी तरह रहे, आप मतलब कुछ भी आपने इंजेक्शन नहीं लगाया अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए, तो कम से कम वो तो फिर ठीक है। सही, आप लोगों की तरफ आते हैं जी, मजीद कमेंट्स आप लोगों की तरफ से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल हुसैन एंड आई एम डूइंग एमफिल इकोनॉमिक्स फ्रॉम पाइड। कपल ऑफ डेज बैक मैं ये सोच रहा था कि हमारा मुल्क चल कैसे रहा है, कौन से इंडिकेटर कुछ पता चला तो मुझे यही पता चला कि पाकिस्तान कर्जा लेता है, रेवेन्यू जनरेट करता है अपने टैक्सेस से और रेमिटेंसेस, इन 3 फैक्टर्स पे पाकिस्तान चल रहा है। और बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने सोचा इनमें मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट बहुत है। फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग के US का जो डेट है वो $30 ट्रिलियन क्रॉस कर गया ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन रुपीज़ है, नॉट इन डॉलर्स। तो हमारी जो डेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअर है। तो ये करने वाले पुअर हुए ना असल में। तो हम 23 मतलब 23rd टाइम वी आर गोइंग टू IMF एंड ब्रिंगिंग
ये मसला आपने चूंकि जब पढ़ा तो आपको क्या नज़र आया आसान अल्फाज में कि ये कैपेबिलिटी का मसला है या इंटेंशन का मसला है? ये दोनों का मसला है। ना नियत ठीक है ना काम ठीक है। इंटेंशंस भी ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर भी लिया, फॉर एग्जांपल टैक्सेस उनको ज़्यादा मिल गए, तो वो क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से वो सब्सिडीज़ देना शुरू हो गए या फिर ऐसे और बेनिफिट्स देना शुरू हो गए। वी शुड कंसीडर प्रोडक्टिविटी आर मेन एम। हमें उसको अपनी प्रोडक्टिविटी में यूज़ करना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकें और हमारा जो कंट्री है उसको प्रॉस्पेरिटी मिल सके। ठीक है, सही है। और कोई? Actually, the government policies are not stable. Like this changing from government to government, you have not continuity. And the second is that there is lack of trust and lack of cooperation between the state and the public, the people. And the third is, the third factor is there is weak implementation of institutions which lead weak institutions. And the fourth is that when we applied the policies, we applied in individual level, in micro level, not in macro level. For example, if we work for poverty elevation, we work in individual level, household level, not in macro level. For example, we are not working to remove the mess of information, to remove the lack of information in an economy, in a village. For example, we are not utilizing the capital, that how people should use their capital, how should utilize their capital. They are happy that we have much land, we are we have much money, but they cannot utilize them. So we are when we are working working at household level, not at macro level. Not at macro level. And Perfect. for example, there is lack of connectivity market and some lack of human capital in the village, and some other factors. For example, like the system is so complex and very simple. Yes. Person cannot know how to register in, for example, for this program. So these challenges which exist, and the final is that there is not loyalty. There is self-interest, not loyalty to the nation, to the public, everyone is self-interest, and they want the interest of this own part. सर, आपकी तरफ आऊँगा जी। इश्यूज हमने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए। अब अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाने की कोशिश करें तो क्या की मेजर्स होने चाहिए जो कि फौरी तौर पर लेने चाहिए जिससे हमारी डायरेक्शन एटलीस्ट दुरुस्त हो जाए? देखिए, मैंने जिस तरह हमारी सारी डिस्कशन में फोकस ये रहा है कि प्रोसेस को समझा जाए। हाँ। इसमें जो एक बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो मार्केट्स हैं, अब इनको आप जिस मर्जी सेक्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इनका काम करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा एनर्जी की। अब एनर्जी के हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब क्राइसिस की नेचर ये है कि एक साइड पे हमारे पास लोड शेडिंग भी है। इसका मतलब है कि हमारी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमारे पास बिजली नहीं है। दूसरी साइड पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एनर्जी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये हमारे पास एक डुअल चैलेंज है जिसको अब हमने पहले समझना है कि यही प्रॉब्लम आपका किस वजह से है। जब आप इसको बहुत डिटेल में देखते हैं, जैसे पाइड ने अभी इसके ऊपर एक पूरा एनर्जी कमीशन किया और एक रिपोर्ट भी डेवलप की, तो जो प्रॉब्लम नज़र आता है वो यही कि हमने कभी एनर्जी की मार्केट को डेवलप होने की ज़रूरत नहीं महसूस की या हमने उसको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया। जब हम ज़रूरत की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी कि जिसमें आप एक प्रॉब्लम को समझें और उस हवाले से प्लानिंग करें। तो पाइड की रियलाइजेशन जो थी वो क्या थी और उसके जो स्टेप्स होंगे वो कि भाई इस मसले को हल करना है तो वो कैसे होगा? जी, मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन जो समझने की ज़रूरत है कि हमें एनर्जी मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीरेगुलेशन की ज़रूरत है। जैसे मैं आसान अल्फाज में अगर नाजरीन को समझाना चाहूँ तो हमारी मुख्तलिफ छोटे छोटे लेवल पर ISO है, जैसा इस्लामाबाद की, इसी तरह FSK, ये हमारा वो लेवल है कि जिनको ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार करने की ज़रूरत है। और बाकी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स, बाकी सारी दुनिया में ऐसे ही है कि जिसमें जो आपके इस तरह के लोकल लेवल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एनर्जी परचेज भी करते हैं और उसकी कलेक्शन में भी जाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं करते? अब इसमें इन्होंने, मतलब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में कभी इस हवाले से रिफॉर्म्स नहीं हुए, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा सके कि जिसमें इनको जाने की ज़रूरत थी और एक कंपटीशन नहीं क्रिएट किया गया। तो हमने उनको डेलीगेट तो किया। आपने इतना एक
रॉकेट साइंस फार्मूला दिया, जी ये किसी रॉकेट साइंटिस्ट को क्यों नहीं समझ में आया? मेरा सवाल तो ये है। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि समझ नहीं आता। जब भी आप किसी क्राइसिस का सलूशन पेश करते हैं तो दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप उसको एक बहुत मोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने सिगरेट्स के हवाले से टबैको टैक्सेशन के ऊपर FBR के साथ काम किया। अब दुनिया भर ये कहती है कि आप तंबाकू नोशी कम करें क्योंकि इसकी वजह से आपकी सेहत और आपका हेल्थ का बैन होना चाहिए, खत्म बिल्कुल। अब जब हम FBR के पास एक अपना प्रपोजल लेके जाते हैं कि जनाब तंबाकू नोशी से हमारी सालाना 600 अरब का खर्चा है जो हमें हेल्थ के सिस्टम में देने की ज़रूरत पड़ती है, आपका जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है टबैको सेक्टर से वो 1.5 अरब का है, तो ये मैच नहीं करता। तो उनके तरफ से ये जवाब आता है क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है, जिसमें पहले भी बात हुई यहाँ पे, वो रेवेन्यू है। तो अब इसका ताल्लुक नहीं है हेल्थ से। हम 1.5 अरब कलेक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू तो है ना, चलो रेवेन्यू तो है, एक एस्पेक्ट तो इसका आता है अंदर कि आप रेवेन्यू उसको टैक्स बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। हमारे पास 600 अरब का नुकसान किसी और सेक्टर में होता है तो होता रहे, हमने तो 1.5 अरब कलेक्ट कर लिए। तो अब वाह भाई वाह, लॉजिक माशाल्लाह। अब हम कोशिश कर रहे हैं पाइड के लेवल पे कि हम उनको ये समझाएं कि एक दरमियानी रास्ता भी है कि जिसमें आपका मकसद भी पूरा हो सकता है और जो हमारे प्रोसेस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व कर सकें। एनर्जी की जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट हमारी कमीशन वो तकरीबन तैयार है और अब उसको हम वाइडली डिसेमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी कुछ अर्सा पहले पाइड ने एक अपनी 1 साल की जो सी है वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी डेवलप की है। इसमें हमने कुछ ऐसे की मेजर्स दिए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो इन 4 चीजों और इसमें ग्रोथ जो स्ट्रेटजी है वो कौन कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाएगी? हाँ, उसमें मतलब है कि हमने फिर दोबारा प्रोसेस के ऊपर बात की है। जैसे अभी यहाँ से बात हुई इंटरनेट के हवाले से, एग्रीकल्चरल मार्केट्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी है, रियल स्टेट मार्केट्स के हवाले से। लेकिन जो हमारा प्राइम फोकस है वो ये है कि मार्केट के इंसेंटिव्स को ठीक करें कि ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके, हमारी प्रोडक्टिविटी भी आ सके। सही, सदाम साहब। बुनियादी तौर पे तो इकोनॉमिक और प्लानिंग का इशू है एट द कोर। हमने जी अभी लिखा है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिस तरह अभी किसी ने कहा कि पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होती हैं आइसोलेशन में, कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच होती है। जिस तरह अभी सर ने बताया कि FBR का हम रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हेल्थ के साथ उनका लेना देना नहीं है। तो हमने ये प्रपोज़ किया कि सबसे पहले तो प्लानिंग जो है आपका, प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंट करें और जितनी लिंक्ड मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस है, इंडस्ट्रीज़ है एंड कॉमर्स, उसको इसके अंदर लेके आए, विंग्स बनाएं ताकि एक टीम की तरह पूरी प्लानिंग हो इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और सारे इकट्ठे। अभी तो सब आइसोलेशन में, फाइनेंस अपना काम कर रहा है, प्लानिंग कमीशन अपना काम कर रही है, FBR अपना काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर ये हो जाता है, जो कि मुश्किल है बड़ा, और हमने इसको कहा है कि इट शुड बी हेडेड बाय सीजन्ड इकोनॉमिस्ट। अगेन आप कह रहे हैं कि मुश्किल है बड़ा, तो मुश्किल क्यों है? मुश्किल यहाँ पे शायद आएगी, पेश आएगी क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे जो VC साहब हैं कहते हैं कि ट्राइब्स हैं, मिनिस्ट्री फाइनेंस वाली अलग ट्राइब है, आदमी का अपना उधर का 400 लोग अलग, इधर का 400 लोग अलग। आगे इनको जब मर्ज करेंगे तो सेक्रेटरी फाइनेंस होगा या सेक्रेटरी एनर्जी होगा या कौन सा? ये सारी दुनिया में भी होता होगा ना, वहाँ पर भी इंसान काम करते हैं तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली। इसमें लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोगों की तरफ से भी ओनरशिप हो, जैसे आज आप लोगों ने हमें बुलाया है, अगर हमारी जो इस तरह की मुख्तलिफ काविशात हैं, अगर हम आप लोगों के साथ इस फोरम पे आके उसके बारे में बात कर सकें तो एक जनरल कंसेंसस क्रिएट हो सकता है कि जो फिर इनके लिए पॉलिटिकली भी एक्सेप्ट करना आसान होगा। ये महमूद साहब ने सही बात की, आपकी भी हमें चाहिए सपोर्ट। अब ये देखिए, हमने इसमें बिल्कुल सिंपलिस्टिक इसमें रखा हुआ है और ये हमें ज़रूरत है। आम आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं समझ आती। हम कह रहे हैं आपने स्लज हटाना, आम आदमी को अंडे डबरोटी की कीमत समझ में आती है। बिल्कुल ये स्टेप्स उठाने बिल्कुल आसान जुबान में। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल काम है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स से पूरी। तो शायद हमें लोगों को भी अब समझाना है कि हाउ इकॉनमी वर्क्स। फिर जब डिमांड आएगी कि हुकूमत के पास जब आती है, कोई भी हुकूमत एक मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो के बाद जब वो मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, तो लिमिटेड स्पेस होती है। तो वो 3-4 चीज़ें के टॉप हमारा एजेंडा ये है, 1 2 3 हेल्थ को देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। उस एजेंडे पे चीज़ तब आती है व्हेन देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द पीपल। डिमांड जनरेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और इस तरह के जो मीडिया की सपोर्ट हमें पीपल की एजुकेशन की है, मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कुछ साल होता रहा, सिविल सोसाइटी, NGOs, थिंक टैंक्स और मीडिया ने काम किया। तो देखें ट्रांसजेंडर में भी काम हुआ, एनवायरनमेंट पे भी काम हुआ। तो आई गेस इकोनॉमी पे भी इस तरह की हमें बिल्कुल आखिर में जब आ गए ट्रांसजेंडर्स पे, तो हमें बाहर से पैसे मिलना शुरू हुए और इन्वायरमेंट में हमने देख लिया कि जी वहाँ से भी पैसे मिलेंगे और इन्वायरमेंट के मामला जो है हमारे अपने ऊपर आ रहे हैं, तो हमने काम करना शुरू किया। तो ये हमने कोई शौक से नहीं किया, ये मेरा अपना एनालिसिस। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हम लोग
हर वक्त एक क्राइसिस मोड में प्लानिंग कर रहे होते हैं, हाँ। एड हॉक। हमारा मकसद ये होता है कि हमारा जो आज का इकॉनमी है या प्रॉब्लम है वो किसी तरीके से नज़र आ जाए, चाहे आने वाले वक्त में उसका आज की रोटी पूरी हो जाए, कल देखेंगे फिर। मैं फिर एक मिसाल देता हूँ। हमने पाइड में पेंशन्स के ऊपर काम किया। आपने शायद पढ़ा हो, देखा हो कि जी गवर्नमेंट का इस वक्त तकरीबन 600 अरब का बिल है सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि उनके डेवलपमेंट के बजट से ज्यादा है। तो ये अब एक मिस मैनेजमेंट है। दुनिया में नहीं होता है, दुनिया में ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम को पहले से समझा हुआ था, कटिंग करते हैं उस हिसाब से उसको मैनेज किया हुआ था, और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इनकरेज किया था कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है पेंशन देना, ये आपकी कैपिटल मार्केट्स का काम है। क्योंकि जो पेंशन फंड्स हैं ये एक किस्म के रिसोर्सेज हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्योंकि और था, हमने कहा वक्ती तौर पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, कल की कल देखी जाएगी। वो कल फिर आता नहीं। माइंडसेट जो है चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसका किसी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, दोबारा कैपेसिटी से ताल्लुक़ है। हमने सिविल सर्विसेज के ऊपर भी एक रिपोर्ट लिखी, उसमें हमने ये बताया कि जहाँ पे आप ख़र्चे की बात करते हैं तो हम किसी भी सूरत सरकारी मुलाजमीन को पैसे कम नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप उस सारे बिल के हवाले से चीज़ें देखें तो क्योंकि वो सर नज़र नहीं आती तो कहा जाता है कि हम सरकार में बंदे इसलिए अच्छे नहीं आते कि हम उनको पेमेंट ऐसी बात नहीं। तो सिर्फ चीज़ों को समझना और उस हिसाब से एक फ्यूचर की पॉलिसी बनाना ये बहुत ज़रूरी है। और ये समझने हर क्राइसिस में और पॉलिसी बनाने का काम उन लोगों का है जो मसनदे इक़्तिदार पर बैठे होते हैं। एक और चीज़, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक टीम्स उनकी, ये सब हमारे इकोनॉमिक टीम हमने बनाई थी मिसाल के तौर पर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, सारे मुल्क के बड़े बड़े बिठा दिए, वो भी कुछ नहीं कर सके। उसकी भी वजह यही थी कि क्या उसकी वजह यही थी कि वो सब भी करने के लिए बैठे तो सही, लेकिन करने दिया नहीं गया। कुछ नहीं कर सके। ये तो आपका सवाल, हाँ। ये तो आपने ओपिनियन दिया ना, उनसे सवाल ले लें कि ये कुछ नहीं कर सके या कुछ कर सके। इकोनॉमिस्ट में भी खैर इख्तलाफ होगा, आई डोंट नो, सर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं, वो सीनियर हैं, कि रूल्स डिफाइंड नहीं हैं। हम अभी 15-16 यूनिवर्सिटीज़ में गए फॉर सम रिसर्च, तो वहाँ हमने कहा यार बहुत ज़मीन है, स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी है, बरसान यूनिवर्सिटी, बहुत ज़मीन है। हमने कहा यार आपको इसको रेवेन्यू का बड़ा मसला है, क्या करें, हाउसिंग सोसाइटी बना देते, आप एक होटल बना दें अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो प्लाजा बना दें, एक होटल बना दें, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड, तो अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। उसमें ये बताया कि यार अगर हम एक, मैंने कहा रूल्स में है आपके स्पेस, कहता हाँ है, अच्छा हो गया वेल एंड गुड, बुरा हो गया तो मेरे पे आएगा, तो मैं तो कहता हूँ नहीं। तो सेम चीज़ जो इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन, वो भी मिनिस्टर भी कहता है यार अच्छा हो गया तो ठीक, गलत हो गया तो क्या होगा, फिलहाल रहने दो इसको। सो मेरे ख्याल में ये भी है कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और ये रूल्स ज़रा डिफाइन होने चाहिए। ये सारे मामला जो हैं, ये रेगुलेशन उन्होंने बनाने जो कि साहिब इक़्तिदार जो दो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई वो क्या थी कि एक तो ये कि हम आज में जिंदा हैं, आज के मसले फौरी तौर पर जैसे तैसे हम हल करते हैं और कल के नहीं सोचते। हाँ, और एक क्विकली, जब हम पाकिस्तान का कौन सा ऐसा दौर था जो 75 साल की हमारी तारीख में बेहतर रहा है या बेहतरीन ग्रोथ हमने उसमें देखी हो? बहुत पुराना नहीं है, अभी जो हमारा 2005 से लेके तकरीबन 2008-10 तक का था टाइम, उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक स्टेबल थी, और उसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ जिसको आप बुनियादी हमारे इशारे कह सकते हैं वो बेहतर है। और उससे पहले वो जो हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं, अयूब खान साहब का दौर बड़ा अच्छा था, भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया, सारी दुनिया बदल गई वगैरह वगैरह, वो भी था। उस वक्त देखें इशू ये कि जो वो हिस्ट्री दी जाती है कि जी साउथ कोरिया ने हमारी मिसाल ले ली, वाकई उस वक्त जो हमारी अप्रोच थी वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उसको कहा जाता है हक हैग मॉडल। ये हमारी डेवलपमेंट का वो दौर था कि जिसमें हमने ये कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिली। लेकिन हमने उस मॉडल को छोड़ा नहीं, दुनिया उस मॉडल से आगे जा चुकी है, हम अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं कि गवर्नमेंट का काम है रेत, बजरी, सीमेंट हर जगह पे, हर आप कोई भी यानी कि प्रोजेक्ट उठा के देखें उसमें बिल्डिंग का होना ज़रूरी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरी है। जबकि दुनिया में जो अप्रोच है वो बदल चुकी है। दुनिया में अप्रोच ये है कि आप मार्केट के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करें और उनको वो काम करने दें जो आपसे बेहतर कर सकें। बिल्कुल। सद्दाम साहब, आपका भी इस पर ओपिनियन, कौन सा दौर आपके ख्याल में बेस्ट कहलाएगा? मैं एग्री करूँगा सर से कि जो अयूब खान का दौर था वो दौर था, अच्छा था, बट वो उस टाइम के हवाले से ठीक था। अब हमारी अप्रोच कंटेम्प्रेरी टाइम्स आ गए हैं, जिसने सर ने कहा ब्रिक एंड मोटर को छोड़ के हमें क्लिक एंड मोटर पर जाना चाहिए।
मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब ब्रिटिश रेलवे सिस्टम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो फेल हुआ। आजकल आई बिलोंग टू हंगू तक ट्रेन आती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। सो मीन्स प्रोजेक्ट फेल होते हैं। तो मैं इन्विजन करूँ कि सीपेक का भी शायद यही हाल हो, बिकॉज हमारी ह्यूमन स्किल्स हैं ही नहीं, हम वो प्रिपेयर नहीं करें, हमारा होमवर्क नहीं है। तो सीपेक के लिए जो हम इतना खुश हो रहे हैं, शायद वो भी उसका जो डिविडेंड है हमें उस तरह से ना मिल सके। वी हैव टू प्रिपेयर वर्क फोर्स फॉर सीपेक के जब वो ऑपरेशनल हो प्रॉपर, तो हमारी वर्क फोर्स उसमें प्लग इन हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का भी, आप तमाम स्टूडेंट्स का भी। और स्टूडेंट्स ने जिस तरह से कमेंट किया इकोनॉमी पे, इकोनॉमी दुनिया में मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स में समझा जाता है, और अगर स्टूडेंट्स ने इतने ज़बरदस्त कमेंट्स किए तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, सिर्फ इनको मौका फराहम करें। फ्यूचर आ जल्दी जाए ज़रा, मैं ये चाह रहा हूँ। आपका टाइम कम है ना दुनिया में। हाँ जाहिर बात है, अपनी ज़िंदगी में देख लेंगे, अच्छा है बिल्कुल। ऐसे ये तवक्को ना करके जाना मेरे दोस्त, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके बाद हम ये ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि हम आपका नाम ले लेके आपको याद कर करके पाकिस्तान की तरक्की के गुन गाएं। मैं भी पेवस्ता हूँ, शजर से उम्मीदें बाहर रखता हूँ। ये नहीं चाहता हूँ कि लिखा जाए हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, तो इकोनॉमिक्स को बिन देखे मुरझा नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर बगाए बगाए बात करने की ज़रूरत है। और वन मोर थिंग कि जब हम अपनी नीयत और हम अपनी कैपेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब ही हम असल में अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकेंगे।